नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों 15 अगस्त आ रही है और 15 अगस्त के साथ बहुत ही अच्छे मज़ेदार किस्सा जुड़ा हुआ है। 15 अगस्त को क्या क्या हुआ था वो तो सभी लोग जानते हैं। सभी लोग ये भी जानते कि हमारे देश के लिए कितना बड़ा दिन था 15 अगस्त का। 1945 की बात है। 15 अगस्त 1975 को भी एक बहुत बड़ी बात हुई थी जो कि आप लोगों को याद दिलाने वाला हूँ। 1975 में 15 अगस्त को फिल्म शोले रिलीज हुई थी। उससे जुड़ी कुछ बातें कहूँगा। शोले के जुड़ी जो बातें हैं वो आप सबको बताना चाहूँगा। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरी चैनल जो नीचे लोगो आता है, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी और इंटीमेशन भी मिलती रहेगी। दोस्तों मेरी चैनल रंगीन राहें बॉलीवुड के सभी किस्से, सभी कहानियाँ, सभी बातें आपको बताती है। कोई कलाकार के बारे में भी बात जाननी हो तो मुझे ज़रूर लिखिए और डीएम में ज़रूर लिखिए। उसकी वजह से उससे आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल रंगीन राहें। रंगीन राहें तो है क्योंकि ये रंगीन राहें हमें सपनों की दुनिया में लेके जाती है। सपनों की दुनिया में लेके जाती है, अपनों की दुनिया से दूर लेके जाती है। अपनों की दुनिया से दूर यानी कैसे? हम सब कुछ भूल जाते हैं। सब हमारे दुख बात खुशी जो भी हो सब कुछ भूल के हम एक नई दुनिया में जाते हैं। यानी फिल्में यानी यही तो है। जो सच्चाई हम देख नहीं सकते, जो सच्चाई हम सोच नहीं सकते, वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1975 में बनी फिल्म शोले यानी 1975 में जब 15 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब की बात करते हो। और ये इस 15 अगस्त को 50 साल होने आए हैं। तो 50 साल में क्या क्या हुआ उसकी कहानी मैं बताऊंगा और उस पुराने दौर को भी याद कर ले जब उस फिल्म में धर्मेंद्र जी थे, अमिताभ बच्चन थे, फिर संजीव कुमार थे ही, बहुत बड़े कलाकार, बहुत माननीय कलाकार, बहुत सीनियर कलाकार, वैसे बहुत लोग थे। हालांकि उसमें से कोई कलाकार आज नहीं भी है। तो उसमें सचिन भी थे, सत्यन कप्पू थे और ए.के. हंगल थे। और उसके साथ एक नई बात भी जुड़ी है कि उस वक्त गब्बर सिंह का जन्म हुआ था। इस फिल्म से गब्बर सिंह का जन्म हुआ था। इस फिल्म से जयंत जो कि पुराने कलाकार थे, पुराने विलन थे, उनके बेटे यानी अमजद खान का जन्म हुआ था गब्बर सिंह बोल के। दोस्तों और गब्बर सिंह ऐसे छा गए थे। पहली बार विलन को इतना मान मिला था इस फिल्म में कि लोगों के चेहरे पे उनको देख के घबराहट भी आ जाती थी। विलन हो तो कैसा खूंखार विलन था और उनके डायलॉग हर लोगों की जुबान पे थे। हर फिल्म वाले, हर फिल्म देखने वाले, हर कलाकार के लिए बहुत मान था। अमजद खान के डायलॉग आज भी गूंजे जाते थे। और दोस्तों वो कैसेट का ज़माना था तो उस कैसेट इतनी बिकी थी अमजद खान के डायलॉग्स की कैसेट, उनके डायलॉग्स की कैसेट्स, उनके गाने की कैसेट, सभी जगह से रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था। रमेश सिप्पी ने जब ये फिल्म बनाई थी तब उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन कहानी तो पुरानी थी लेकिन इन्हें कुछ नए तौर से पेश किया जाए ऐसा करके उन्होंने 70 mm सिने और बाद में सिनेमास्कोप भी बनी थी, 70 mm स्टीरियोफोनिक फिल्म में रूपांतरित किया था। यानी आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे घोड़े दौड़ते आ रहे हैं तो आपको लगेगा आप वहीं पे हो, घोड़े दौड़ते आ रहे हैं। तो स्टीरियोफोनिक साउंड का इफेक्ट था। तो दोस्तों ये कहानी, इसकी कुछ बात कहूँगा लेकिन आज मैं कुछ दूसरी बात कहूँगा स्वर्गीय संजीव कुमार जी के बारे में। हालांकि ठाकुर का जो बलदेव सिंह का जो कैरेक्टर उन्होंने किया था वो कैरेक्टर किसी और को मिलने वाला था, बहुत बड़े कलाकार को मिलने वाला था। लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था, रमेश सिप्पी साहब ने भी एक्सपेक्टेशन यही किया था कि वो बड़ा कलाकार अगर ये कैरेक्टर कर लेगा तो इस कैरेक्टर को
चार चांद लग जाएंगे। और हालांकि संजीव कुमार को ठाकुर बलदेव सिंह का जो कैरेक्टर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त दिलीप साहब बनने वाले थे ठाकुर बलदेव सिंह, लेकिन वो कैरेक्टर उन्हें कुछ जमा नहीं। वो कहते थे कि शायद मेरे मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे कुछ जम नहीं रहा। तो फिर ये बात आई संजीव कुमार साहब पे। संजीव कुमार साहब को लिया गया इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि संजीव कुमार साहब उस वक्त भी उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो वो कैरेक्टर करते थे, बड़े बुजुर्गों के कैरेक्टर करते थे, और उन्होंने अपनी आवाज़ से ऐसे ये कैरेक्टर को जिंदा कर दिया था। उनकी जो गहरी आवाज़ थी, उसकी वजह से कैमरा में आप देखोगे, फिल्मों में देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये कैरेक्टर के लिए यही आदमी फिट था, यही संजीव कुमार ही फिट था। तो दोस्तों, ये संजीव कुमार पहले तो नहीं आने वाले थे, ये कैरेक्टर संजीव साहब नहीं करने वाले थे, दिलीप साहब करने वाले थे, जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन जब संजीव कुमार को ये कैरेक्टर, ये कहानी सुनाई गई, शोले की कहानी जब सुना, तब उनको ये कैरेक्टर से ज़्यादा दूसरा कैरेक्टर अच्छा लगा था। कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा था? हालांकि वो तो हर तरह के कैरेक्टर करते थे, नेगेटिव भी करते थे, पॉजिटिव भी करते थे। तो उन्हें अमजद खान वाला जो कैरेक्टर था, यानी गब्बर सिंह, डाकू गब्बर सिंह का कैरेक्टर करने की बहुत इच्छा थी, उनकी चाहत भी थी। लेकिन रमेश सिप्पी साहब ने उनको ये ठाकुर का जो कैरेक्टर दिया, और अमजद खान को ये डाकू गब्बर सिंह का कैरेक्टर दिया गया। हालांकि डाकू गब्बर सिंह उस ज़माने में भी था, उस ज़माने में था, तो उनकी लाइफ पे से ही लिया गया ये कैरेक्टर है। और उसके बोलने की जो स्टाइल, अलग से स्टाइल थी, तो ये लगता है कि बिहड़ जंगलों में जैसे भाषाएं बोलते हैं वो गांव के लोग जो होते हैं, डाकू लोग जो होते हैं, यूपी बिहार के होते हैं, वैसी ही भाषा रखी थी सलीम जावेद। हालांकि अमजद खान के लिए जो कैरेक्टर लिखा गया था, अमजद खान के लिए भी फिट नहीं था। उन्हें कोई नया ही विलन चाहिए था जिसकी अब तक कोई इमेज नहीं बनी हो, लेकिन ये खूंखार बनना चाहिए था। तो खूंखार वाला कैरेक्टर अमजद खान को बनाया गया, लेकिन उनकी आवाज़ उस कैरेक्टर को फिट नहीं होती थी। जैसे सचिन साहब ने कहा है, सचिन जो कि कैरेक्टर थे, इसमें भी कैरेक्टर उन्होंने किया था, वो ए के हंगल के बेटे बने थे। तो उन्होंने कहा था कि वो असिस्टेंट भी करते थे, तो उस वक्त उन्होंने जिम्मा लिया कि इनकी आवाज़ गहरी करना और आवाज़ में बेस लाना काम मेरा है। तो सुबह सुबह जब वो ये शूटिंग होती थी, उससे पहले सुबह 7 बजे, उससे पहले भी 5 बजे अमजद खान को उठा लिया करते थे और उनको कहते थे कि चलिए डायलॉग डब करते हैं। हालांकि उस वक्त क्या होता है, सुबह सुबह जब उठते हैं तो अपनी आवाज़ में बहुत बेस होती है। तो उस वक्त उन्होंने, सचिन जी ने बहुत मेहनत की और अमजद खान के डायलॉग सुबह सुबह जब डब किए तो उनमें बेस बहुत आती थी, वैसे वो बेस ला के उन्होंने डायलॉग किए और बहुत इफ़ेक्टिव हो गए डायलॉग। दोस्तों, ये तो साइड ट्रैक था। तो ये सब कलाकार लोगों की वजह से ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक बनी थी, और सबसे पहली 70 mm स्टीरियोफोनिक फिल्म यानी शोले। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन और संजीव कुमार, हेमा मालिनी और अमजद खान स्टारर फिल्म शोले साल 1975 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी 15 अगस्त को। और रमेश सिप्पी की ओर से निर्देशित ये फिल्म इस वीक अपनी 50वीं बरसगांठ मनाने वाली है, और ये लोग भी मनाने वाले हैं, फिल्म से जुड़े लोग भी मनाने वाले हैं। रमेश सिप्पी जी भी, न्यूज़ ऐसी थी कि रमेश सिप्पी जी भी ये 50वीं बरसगांठ मनाएंगे, उनका शोले का जन्मदिन मनाएंगे। हालांकि दिलीप साहब को ये रोल ठुकराने के बाद बहुत पछतावा हुआ था, क्योंकि इस रोल में बहुत कुछ वो दिखा सकते थे, बहुत अच्छी अदायगी कर सकते थे, लेकिन
उन्होंने जब ये रोल ना बोल दिया था तो ये रोल चला गया था संजीव कुमार साहब के पास। दोस्तों, संजीव कुमार के पास ये रोल तो चला गया, लेकिन संजीव कुमार की चाहत गब्बर सिंह करने की थी। गब्बर सिंह का कैरेक्टर उनको इतना भा गया था कि वो चाहते थे कि मैं गब्बर सिंह का रोल करूं, और आवाज़ की वजह से बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ऑन द स्क्रीन उनकी जो इमेज थी वो सॉफ्ट थी। इसलिए बहुत से कलाकारों ने, बहुत से एक्टरों ने और बहुत से प्रोड्यूसर्स के डायरेक्टर और असिस्टेंट ने कहा कि आप ठाकुर बलदेव सिंह वाला ही कैरेक्टर कीजिए और गब्बर सिंह वाला मत कीजिए। ऐसा मनाने पर वो ठाकुर बलदेव सिंह का कैरेक्टर करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि ये फिल्म बनते बनते बहुत सी बातें हो चुकी थी। दूसरी बात ये भी कहूँ कि धर्मेंद्र साहब ने मेकर्स को जय के किरदार के लिए अमिताभ का नाम ही सुझाया था। हालांकि अमिताभ के लिए किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन धर्म साहब ने जब ये कहा तो उनके जय का कैरेक्टर उनको दिया गया। लेकिन उससे पहले की भी एक बात है, उसमें भी देखो ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये रोल पहले शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया था। खामोश शत्रुघ्न सिन्हा जी को दिया गया था, और गब्बर सिंह के रोल के लिए भी बहुत सी बातें ये हुई थी कि उन्हें भी ये रोल ऐसे ही नहीं मिल गया। गब्बर सिंह के रोल के लिए पहले पसंद हुए थे डैनी डेंजोप्पा। डैनी के लिए ये रोल रखा गया था। हालांकि जो इमेज बनी हुई थी कलाकारों की, वही हिसाब से ये लोग ये लेने वाले। जब बात करते हैं तो डैनी के लिए तो ऐसा था कि डैनी का जो इमेज था वो विलेन का ही इमेज था, तो लोगों ने सोचा कि चलो डैनी को लेते हैं तो सही। इसी बात में सलीम जावेद ने भी एक बात कही कि चलो डैनी को पूछते हैं। डैनी को पूछा, लेकिन डैनी को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा, उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। इसके लिए सलीम जावेद ने फिर एक बात कही कि एक लड़का है जो नया यानी फिल्मों में अभी ड्रामा करता है, और बहुत से हम लोगों को कुछ अच्छा लगा और हम लोग नया विलन हम लोग लेते हैं। तो जयंत जो कि वो विलन थे, बहुत पहले के विलन थे, वो जैन साहब के लड़के यानी अमजद खान को उन्होंने सलीम जावेद ने कोई ड्रामा में देखा था, कोई नाटक में देखा था, तो उनको बुलाया गया, उनका ऑडिशन लिया गया। लेकिन ऑडिशन में कुछ ज़्यादा वो दिखा नहीं पाए। लेकिन रमेश सिप्पी साहब ने कहा कि मैं उनसे काम ले लूँगा, आवाज़ के लिए ज़रा डेप्थ होनी चाहिए, आवाज़ में बेस होनी चाहिए। तो उसके लिए सचिन जो कि इनके असिस्टेंट भी कर रहे थे इस फिल्म में, तो उन्होंने कहा कि मुझे दीजिए, मैं उनकी आवाज़ में बेस लाऊंगा। तो सुबह सुबह वो लोग 5 बजे उठ जाते थे, और 5 बजे जब सुबह अपनी आवाज़ एकदम बहुत अच्छी बेस वाली होती है, उस वक्त की आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर ली, उनके डायलॉग तब बहुत मेहनत के बाद ये फिल्म बनी थी। और ऐसा होता था कि जो चाहिए वो शॉट दे नहीं पाते थे, लेकिन बहुत मेहनत के बाद अमजद खान ने ये रोल भी कर लिया, और अमजद खान अमर हो गए। और पहली फिल्म से अमर तो यानी ऐसे कि पहली फिल्म से उनको नेगेटिव का कैरेक्टर मिल गया, और बहुत ही आगे तक जाने वाली और एस्टैब्लिशमेंट हो गई उनकी। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ फिल्म बनी थी। ये शोले को आज ये 15 अगस्त को 50 साल हो रहे। तो दोस्तों, उसके लिए सेलिब्रेशन भी हो रहा है 50 साल की। लेकिन आज भी 50 सालों के बाद भी लोगों के मुंह पे उनके डायलॉग, अमजद खान के डायलॉग, और जो भी म्यूज़िक था, जो भी गाने थे, वो सब याद है। तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि उस वक्त छोटी कैसेट्स जो बनती थी, वो कैसेट से बहुत बिकी थी। डायलॉग्स की कैसेट बनी थी, डायलॉग्स बहुत बिके थे, डायलॉग्स की कैसेट बहुत बिकी थी। और एक बात तो ये भी कहूँगा कि मैक मोहन को एक ही शॉट था, जब एक ही डायलॉग था और एक ही शॉट के लिए उनको बेंगलोर 16 बार जाना पड़ा।
16 बार फ्लाइट से जाते थे, 16 बार आते थे। तो एक शॉट ही था, लेकिन फिल्म बहुत बड़ी बन गई थी। तो रमेश जी ने उनको कहा कि आपका डायलॉग ये है कि कितने आदमी थे। जब अमजद खान जी आपको पूछेंगे तो आपको बताना था कि 2 आदमी थे। सरकार ने हम पे कितना इनाम रखा है, तो पूरा 50,000। यही 2-3 डायलॉग थे, लेकिन वही डायलॉग लोगों के दिमाग पे छा गए और ये मैकमोहन सांबा के नाम से मशहूर हो गए। बहुत से लोगों को बहुत से कलाकार इस फिल्म से मशहूर हुए। ये फिल्म एक झंडा गाड़ जिसे कहते हैं, एक माइलस्टोन फिल्म बनी हमारे बॉलीवुड के इतिहास में। दोस्तों, ये कुछ बात थी। बहुत सी बातें तो आपको कहना है, ये इंडस्ट्री की बातें मैं आपको कहूँगा। रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार, रंगीन राहें में। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरी चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। हमारा आपका साथ बहुत आगे तक जाएगा। दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट।